अनिकेत और प्रियंका ने आज कोर्ट मैरिज की थी। अनिकेत एक बड़े घर से आया था, लेकिन प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी। लेकिन ये बात प्रियंका ने कभी अनिकेत को नहीं बताई। तकरीबन 4 महीने पहले ही प्रियंका ने अनिकेत की कंपनी ज्वाइन की थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। काश प्रियंका तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई होता। खैर कोई नहीं, अब मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता ही हैं। अनिकेत प्रियंका को लेकर घर चला जाता है। वो खुशी खुशी अनिकेत के साथ उसके घर पर रहने लगती है। प्रियंका के ससुराल में सब यही जानते थे कि प्रियंका अनाथ है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि गरीब थी और प्रियंका को अपनी गरीब माँ के बारे में बताते हुए शर्म आती थी। कुछ दिन पहले, मुझे तेरी इस तरह शादी करने से कोई आपत्ति नहीं है बेटी, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम अमीर लड़के से शादी करोगी तो उसे मुझसे नहीं मिलवाएगी। ओफो माँ, क्या फर्क पड़ता है कि तुम उससे मिलो या ना मिलो। तुम तो बस ये सोचकर खुश रहो कि तुम्हारी बेटी इस झोपड़पट्टी, इस गर्मी से निकलकर इतने बड़े घर में जा रही है जहाँ वो आराम से ठंडे ठंडे एसी में बैठी रहेगी। इसलिए प्रियंका ने अपनी माँ को किसी से भी नहीं मिलवाया और वो अपने अमीर ससुराल में एसी की हवा में आराम से रहने लगी। कल मैंने तुम्हें बाजार में एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हो। कौन थी वो बूढ़ी औरत? अब कौन औरत? अच्छा वो तो मांगने वाली थी जो मुझसे पैसे मांग रही थी। अब तो तुम जानते हो ये भिखारी किस तरह पीछे पड़ जाते हैं। ओह अच्छा, तो वो एक भिखारी थी। अच्छा तुम दिन में तैयार है ना? हम दोनों मूवी चलेंगे। सच में? वाह! वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। रास्ते में प्रियंका को कड़ी धूप में उसकी माँ भुट्टा बेचते नजर आती है, जबकि वो आराम से अपनी एसी वाली कार में बैठी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन अपनी बेटी को देखकर प्रियंका की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है। आवाज? नहीं तो तुम्हारा कोई वहम है। ओह अनिकेत, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, जो सारा दिन बस मेरे बारे में सोचते रहते हो। शाम को मूवी देखकर वो लोग घर चले जाते हैं और बूढ़ी कौशल्या भी घर आकर अपनी बेटी के बचपन के दिनों को याद करती है। प्रियंका के पिता के गुजरने के बाद उसकी गरीब माँ ने इधर उधर बर्तन मांजे, मेहनत मजदूरी की। प्रियंका की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो घर के सामानों और जरूरत में कटौतियां करती रहती थी। उसे याद आ रहा था कि अपना स्कूल पूरा करने के बाद उसने कॉलेज जाने के लिए उससे नए कपड़े मांगे। माँ देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम हमेशा अपनी गरीबी का रोना जो लेकर बैठी रहती हो। सच कहती हूँ, जिस दिन मुझे कोई अमीर लड़का दिखाई दिया ना, मैं इस गरीब खाने से फुर्र होकर उड़ जाऊंगी। लेकिन कौन अमीर लड़का तुझसे शादी करेगा? भला अमीर लोग कहाँ हम गरीबों से रिश्ता जोड़ते हैं अगर उन्हें ये ना बताओ कि हम गरीब हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे कभी बताऊंगी ही नहीं कि मैं गरीब हूँ और इस गरीब बस्ती में रहती हूँ, और ना ही तुम्हारे बारे में कभी बताऊंगी। नहीं तो मुझे हमेशा ससुराल में सिर झुकाकर ही रहना पड़ेगा कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और एक गरीब बस्ती से आई हूँ। अपनी इकलौती बेटी की बातों को याद करते हुए बूढ़ी कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी, अमीर बनते ही उसने मुझे अपनी माँ मानने से भी इनकार कर दिया। अगर उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। कौशल्या एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और उसके घर में एक पंखा तक भी नहीं था। बेचारी पूरा दिन बस गर्मी में ही रहती, तो वहीं दूसरी तरफ एसी में सो रही प्रियंका अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है इस एसी में सोने का। एक मेरी वो गरीब माँ का घर था जहाँ एक पंखा तक नसीब नहीं था। सारा दिन बस गर्मी में रहकर हाथ पंखा से काम चलाना पड़ता था। ऐसे ही प्रियंका की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज प्रियंका अनिकेत के साथ बाजार गई होती है। प्रियंका एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और अनिकेत उसके लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था। तभी प्रियंका के मोहल्ले की एक औरत उसके पास आती है। अरे कैसी है प्रियंका बेटी, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ खुद अमीर घर में रह रही है। तुझे पता भी है तेरी माँ किस हालत में है। जैसे तैसे बस्ती वाले उसकी देखभाल करते थे, लेकिन कल रात इतनी गर्मी में भुट्टे बेचने और उस झोपड़ी में रहने के कारण उसे लू लग गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। जैसे तैसे बस्ती वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हो सके तो एक बार उससे मिल ला, क्या पता फिर कभी तो उससे मिल ना पाए। तभी सामने से अनिकेत को आता देख प्रियंका गुस्से में उस औरत से बोली, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मेरी माँ है वो, घर में रहे या हॉस्पिटल में, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? अब जाओ यहाँ से। वो औरत वहाँ से चली जाती है। वही मांगने वाली और कौन। लेकिन इस बार उसकी बातों पर अनिकेत को बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर वो बहाना बनाते हुए प्रियंका से कहता है, प्रियंका डार्लिंग, वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर घर चली जाओ। मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना। प्रियंका के जाते ही अनिकेत जल्दी से उस औरत की ओर भागता है और उससे जाकर पूछता है, सुनिए, कुछ देर पहले ये आप प्रियंका से बात कर रही थी, क्या आप उसे जानती हैं?
नाम मत लो उस कलमुही का, बहुत खराब लड़की है वो। उसके बचपन में मैंने उसे खिलाया था, लेकिन अब वो मुझे पहचानने से मना कर रही है। अरे मेरी तो छोड़ो, वो अपनी माँ तक को पहचानने से मना कर रही है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि प्रियंका का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी तो अनाथ है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम उसके पति हो। अरे बड़ी झूठी लड़की है वो। उसकी बूढ़ी माँ कब से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन मजाल है वो अपनी माँ को देखने अस्पताल चली जाए। ये सुनकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत से रिक्वेस्ट करके प्रियंका की माँ के पास ले जाने की बात कहता है। अब देखिए, प्लीज मना मत करना, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलिए। कमला उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अनिकेत अपनी गाड़ी में उसके साथ अस्पताल पहुँच जाता है, जहाँ कौशल्या अस्पताल में पड़ी थी। अब कैसी है माँ जी? कौन हो बेटा तुम? अगर तुम मेरी बेटी को जानते हो तो उससे कहो ना, अपनी मरती हुई माँ से एक बार मिलने आ जाए। आप ऐसी बातें मत करिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता हूँ। लेकिन तुम हो कौन बेटा? अनिकेत कौशल्या को एक बड़े अस्पताल में ले जाता है, जहाँ उनका खूब ख्याल रखा जाता है और उनका इलाज होता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। और इधर अनिकेत अब प्रियंका से कटा कटा सा रहने लगा। वो उससे ठीक से बात तक नहीं करता। अपने पति का ऐसा रवैया देख प्रियंका ने उससे कहा, क्या बात है अनिकेत, आजकल तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? तुम्हें कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई? सच कहूँ तो मेरा अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं। कौन सी बातें? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? हे भगवान, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओह अच्छा, अच्छा सुनो, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तुमसे और मम्मी पापा से मिलने, तो तुम अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रखना। शाम को प्रियंका तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। लगता है अनिकेत जी के कोई बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मीठा भी बना लेती हूँ। प्रियंका खाने में मटर पनीर, फ्राई गोभी, रायता, सोया चाप, खीर और भी कई तरह का खाना बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, सारी तैयारी हो गई? जी माँ जी। जाओ, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। और हाँ, घर में जितने भी एसी है सभी खोल दो। गर्मी कितनी है, घर ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी। कुछ देर बाद अनिकेत घर आता है। क्या हुआ अनिकेत, तुम्हारे वो गेस्ट कहाँ हैं? बस आ गए। माँ जी अंदर आइए। अपने सामने कौशल्या को देख प्रियंका हैरान रह जाती है। क्या हुआ प्रियंका, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, फिर तुम इन्हें देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कम से कम अपनी माँ को तो पहचान ही सकती हो ना। तुम हमारी सेवा इसलिए करती रही क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुमने इस दुनिया में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने हम सबसे उनका सच छुपाया। अब वो तो शुक्र है अनिकेत को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और उसने तुम्हारी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मुझे लगा मेरी गरीबी का पता चलते ही अनिकेत कहीं मुझे छोड़ न दे। माफी तो तुम्हें अपनी माँ के पैरों में पड़कर मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूरी उम्र खुद कष्ट भोग कर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। मुझे माफ कर दो माँ, न जाने मैं कैसी बेटी हूँ। प्रियंका की खुशी के लिए उसकी माँ उसे माफ कर देती है। फिर अनिकेत और उसके घर वालों के कहने पर कौशल्या भी उनके साथ रहने लगती है। माँ, एक बार आप उनकी हालत तो देखिए, वो कैसे देंगी आपको इतना दहेज? चुप कर तू मेरे बैल बुद्धि बेटे। हाँ तो बहन जी, मैं कह रही थी कि आपकी बेटी वैसे तो रूप की धनी है, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी शादी में दहेज ना दे तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। वैसे हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खूब सारी खेती बाड़ी, कई बीघा जमीन है, धन धान्य से भरा हुआ है मेरा घर। लेकिन आप जो भी दहेज में देंगी उस पर तो आपकी बेटी ही राज करेगी ना। जी वैसे तो मैं आपको सर्वगुण संपन्न अपनी इकलौती बेटी सौंप रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो बताइए क्या मांग है आपकी? ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 लाख नगद, एक मोटरसाइकिल और हमारे लिए सोने की चेन, और साथ में हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बेचारी गरीब आशा अपनी बेटी रजनी को बड़े घर में भेजने के सपने बुनने लगती है, लेकिन शकुंतला की बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। लेकिन फिर अपनी बेटी को बड़े घर में जाते देख वो उनकी शर्त मान लेती है। इसके बाद शकुंतला रिश्ता पक्का कर अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। माँ, कहाँ से लाएंगी आप इतना दहेज? क्या जरूरत थी उनकी शर्त मानने की? आज तक आप दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर तो मुझे पाल रही हैं। हम खुद के लिए तो इस एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं बना पाए, तो फिर कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने झेले वो तुझे भी झेलना पड़े। अब चाहे तेरी इस गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों न डूब जाए, पर वो तुझे उस बड़े से घर में भेज कर ही रहेगी। रजनी बड़ी ही चालाकी से अपनी गरीब माँ के दुख में शामिल होने का ढोंग कर रही थी।
जबकि सच तो ये है कि रजनी खुद भी ये गरीबों वाली जिंदगी काट काट कर परेशान हो चुकी थी। उधर आशा दिन रात इसी चिंता में रहने लगी कि वो कैसे दहेज के लिए इतनी रकम का इंतजाम कर पाएगी। भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत से जुल्म ढाए हैं। पहले तो भरी जवानी में मेरे पति को उठा लिया और फिर इस गरीबी का बोझ सर पर डाल दिया। सारी उम्र तो लोगों के घर में कामकाज करने में निकल गई और अब बुढ़ापे में बेटी के दहेज की चिंता वो अलग। ऊपर वाले, तूने तो मेरी किस्मत कुश की कलम से लिख दी, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत को बदलना चाहती हूँ और उसे अमीर घर की बहू बनते देखना चाहती हूँ, ताकि मुझ गरीब की तरह उसे भी लोगों के घरों के जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखा। अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर जाती है और वो लाला के पास अपना घर गिरवी रख देती है। ये लो, पूरे 12 लाख हैं। अब आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, ठीक है? मुझे मंजूर है लाला जी, लेकिन कृपा करके मेरी बेटी की शादी और विदाई के बाद पग फेरों की रस्म तक मुझे वहां रहने देना। उसके बाद मैं कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद आशा 10 लाख रुपए शकुंतला को दहेज के लिए दे देती है और बाकी बचे 2 लाख से अपनी बेटी की शादी कर देती है। बेटी की विदाई के बाद आशा अपने घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन एक शानदार महंगी गाड़ी उस गरीब की कुटिया के आगे रुकती है। अपने दिन बदलने के साथ साथ रजनी का स्वभाव भी एक दिन में ही बदल गया। मेरी बच्ची, तू आ गई। मेरा कलेजा कब से तुझे अपने सीने से लगाने को तड़प रहा था। आ, मेरे गले लग जा। माँ, ये गुड़ मक्खी का खेल पसंद नहीं मुझे, और ये मेरी ये नई साड़ियों चिपक कर अब खराब मत कर देना। ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रहने दीजिए दामाद जी, अब मेरी बेटी अमीर हो गई है तो शायद इसलिए वो अपनी माँ के उस गरीब आंचल को भूल गई जिसकी छावों में वो पली बड़ी हुई है। अपने एहसान गिनाना बंद करो माँ, वो सब करना तो आपका फर्ज था। गगन, अब तो मुझे इस छोटे से घर में घुटन हो रही है, चलिए अब यहाँ से। ये कहकर रजनी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के इस रूखे बर्ताव से आशा का मन टूट जाता है और वो उदास होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ लाला पहुँच जाता है। अरे अब चलो, उठो भी आशा देवी, अब तो तुम्हारी बेटी की विदाई भी हो गई और उसके पग फेरे भी। अब तो मेरा घर खाली करो। इस तरह बेचारी गरीब आशा को अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करने के बदले में बुढ़ापे में वनवास भोगना पड़ता है। एक ही झटके में उसके सर से छत छिन जाती है और आशा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर रजनी अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भूलकर अमीरी के नशे में चूर होकर दिन रात पार्टियां करती है। देखो, ये मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है। पता है मेरा कब से मन था इस ड्रेस को खरीदने का, आज जाकर मैंने इसे खरीद लिया। और ये देखो, माँ जी ने अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दे दिए मुझे इसके साथ पहनने के लिए। अब एक बात पूछूं, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती? उनका ख्याल नहीं आता? पग फेरे के बाद तुम एक बार भी उनको देखने नहीं गई? ओ प्लीज गगन, अब तुम फिर से मुझे ये ममता का लेक्चर देना शुरू मत कर देना। अब मैं दोबारा उस गरीबी के लम्हों को याद नहीं करना चाहती और न ही उस छोटे से घर में जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो रजनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी अमीर घर में करने के लिए कितने दुख उठाए हैं। खुद भूखा रही होंगी, तब तुम्हारा पेट पाला होगा। बीमार होने पर भी लोगों के घरों में जाकर जूठे बर्तन धोए हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए न जाने कैसे एक एक रुपया जोड़ा होगा। और फिर जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारी शादी करवाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते सहारे अपने घर को भी गिरवी रख दिया। गगन के मुंह से ये बातें सुनकर रजनी टूट जाती है और वो रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए कितना कुछ किया और मैं कभी ये सब देख ही नहीं पाई। और तो और मेरी खुशी के लिए उन्होंने बुढ़ापे की उम्र में अपने सिर से छत तक बेच दी। ना जाने अब वो किस हाल में होगी, भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। मुझे अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। फिर रजनी अपने गांव पहुंचकर सभी के घरों का दरवाजा खटखटाकर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। गगन, मैंने अपनी माँ को सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी माँ को बोलो ना वो जल्दी से मेरे पास आ जाए। उनकी बेटी उनको बहुत याद कर रही है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। संभालो अपने आप को रजनी, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। हे दुर्गा माँ, आज ये बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। इस अभागी को अपनी माँ से मिला दे। मिला दे माँ, मिला दे। मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर मंदिर में बांट कर आऊंगी माँ। इसके बाद रजनी अपने हाथों से हलवा बनाती है और मंदिर में बैठे भिखारियों को बांटने जाती है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में उसकी माँ आशा भी होती है। रजनी भिखारियों में हलवा और पैसे बांट रही होती है कि तभी वो एक बूढ़े भिखारी से कहती है, ये लो बाबा प्रसाद और ये कुछ पैसे आपके काम आएंगे।
सुखी रहो बेटी। बाबा, अब यह भागन तभी सुखी हो पाएगी जब वो अपनी माँ से मिलेगी। दुर्गा माँ से मेरी माँ के मिलने की दुआ करो बाबा। दुर्गा माँ किसी को अपने दरबार से खाली नहीं जाने देती। आज वो तुम्हें जरूर अपनी माँ से मिलवाएंगी। उनकी ये सारी बातें उन भिखारियों के बीच बैठी आशा सुन लेती है। वो जैसे ही अपनी बेटी को अपनी ओर आता देखती है तो झट से अपने तन पर फटी मैली चादर से अपना चेहरा ढक लेती है। लेकिन तभी रजनी की नजर उस पर पड़ जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से तुम मुझे मिल गई। माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए माँ का खुद का घर छूट गया। अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ। घर चलो माँ। घर तो चला गया बेटी, जो खोया है वो लौट आएगा माँ। अब चलो मेरे साथ। इसके बाद रजनी अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसे अपने पास रखकर उसकी खूब सेवा पानी करती है। गगन भी आशा का एक बेटे की तरह ख्याल रखता है और उसकी हर जरूरत को पूरा करता है।